हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट, जो हमारा चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी वाला पेपर। प्लांट ये पेपर सेकंड जो है, इसमें प्रोटीन्स, जो इसमें अमाइनो एसिड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज प्रोटीन स्ट्रक्चर और उनके एक तरीके से क्लासिफिकेशन एंड महत्व को समझते हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है प्रोटीन्स। कल हमने प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल अर्थात अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशंस किए और उनके बीच में बॉन्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले इसे मोल्डर ने ढूंढा, ठीक है, और इन्हें एक तरीके से आवश्यक कंपोनेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया कि सभी सजीवों के अंदर प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। देन लगभग 1838 बर्जीलियस ठीक है ने शब्द प्रोटीन शब्द दिया। प्रतिपादित, ठीक है, एक चीज। दूसरा अगर अपन यहां पे कहें तो यहां पे प्रोटीन का ग्रीक भाषा में मतलब होता है प्रोटियोज। इसका मतलब होता है प्रथम स्थान रखने वाला, और इसके नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि प्रोटीन्स को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, ठीक है। और कोशिका के निर्माण में अगर अपन बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के रूप में ये यूज में आते हैं, संरचनात्मक होते हैं। और इनके जल गठन करें या इनकी अगर प्रोटीन की संरचना की बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड जो हैं वो एक तरीके से यूनिट्स होती हैं, अर्थात अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई संरचनाएं होती हैं। फंक्शनल की हम बात करें तो हर प्रकार, जैसे कि कौन से एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनोप्रोटीन्स, ये सारी की सारी जो है फंक्शनल यूनिट्स होती हैं और प्रोटीन्स के ही मिलके बनी हुई है। स्ट्रक्चरल की हम बात करें तो हम इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को यूज में ले सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल में हिस्टोन प्रोटीन्स कर सकते हैं, केराटिन्स कर सकते हैं, मायोग्लोबिन्स कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल में ही अगर अपन बात करें फंक्शनल के समान फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन्स कर सकते हैं, जो कि ब्लड क्लोटिंग्स में काम आ रही है। फाइब्रिनोजन जो है वो क्या बोलते हैं, संरचना के बनाने के रूप में काम में आ रही है, ठीक है। ये सारी की सारी केराटिन की अगर हम बात करें तो त्वचा संबंधी जो लेयर्स हैं वो सारी सारी ये बना रही है, तो ये फंक्शनल यूनिट्स के रूप में। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए, सजीव कोशिकाओं के लिए सबसे आवश्यक या नेसेसरी एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन के साथ कभी कभी इनमें सल्फर एंड फास्फोरस भी उपस्थित होता है। उसके अलावा कभी कभी आयरन एंड आयोडीन की मात्रा भी इनमें मिलती है। आयरन की अगर अपन बात करें तो जैसे कि हीमोग्लोबिन, हिम पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से ही वो हीमोग्लोबिन है, और ठीक है, उसी से वो सक्रिय हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिम पार्टिकल अलग अलग जो क्या बोलते हैं ये तत्व हैं जो कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं, वो भी इनके सदस्य बन के इनको एक तरीके से को प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ इन सारी चीज़ों से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोटीन्स नाइट्रोजन युक्त
जटिल कार्बनिक क्या होते हैं, यौगिक। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अनेक अमाइनो एसिड्स के बीच बने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बनी श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये हम एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं और एमिनो एसिड से जुड़े होते हैं। तो एमिनो एसिड्स की तुलना में यहां पे एक शब्द और दे सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुलक। एमिनो एसिड्स के बहुलक के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हुआ, तो अमाइनो एसिड्स कंप्लीट है। अब यहां पे हम प्रोटीन्स की संरचना की हम बात करें तो प्रोटीन की संरचना को हम 3 भागों में बांट देते हैं, 3 नहीं एक्चुअली में 4 भागों में बांट देते हैं। सिंपल प्रोटीन लीनियर चेन के रूप में सामान्य एक अमाइनो एसिड्स की श्रृंखला के रूप में होती है, उनमें कोई डाइवर्जन नहीं है या 2 विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं उनके अंदर नहीं होती। दीज आर सिंपल प्रोटीन्स। दूसरे अगर अपन बात करें तो उनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीसरे की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे हम उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर डाल सकते हैं टर्सरी टाइप, एंड सबसे फाइनल बोले सबसे जटिल तो वो हो जाती है क्वार्टरनरी, चतुष्क। तो ये 4 प्रकार की संरचनाओं में हम इनकी इसको प्रोटीन्स को वर्गीकृत कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन इनकी संरचना बनती कैसे है, तो अर्थात अमाइनो एसिड तथा अमाइनो एसिड चेन्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रोटीन्स में पाए जाने वाले बॉन्ड्स। ठीक है, टॉपिक तो रहने देते हैं। तो यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बॉन्ड्स। टॉपिक हो गया हमारा प्रोटीन बॉन्ड्स, और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड हम यहां पे यूज में ले लेते हैं वो हो जाता है कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बॉन्ड जो है वो प्रोटीन की हर प्रकार की जो संरचना है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सरल प्रोटीन जो है उनमें केवल यही बॉन्ड मिलेगा, बाकी के बॉन्ड नहीं मिलते। सिंपल प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें यही बॉन्ड जो है वो मिल रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन बना रहे हैं। ये कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके दूरस्थ छोर के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और इसके अल्फा कार्बन प्रारंभ में होता है एमिनो ग्रुप, ये वैलेंसी कंप्लीट, और एक होता है इसमें प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से लिखें तो ये डबल बॉन्ड O, दैट इज OH, और ये हो गया NH, ये एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें तो ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये हो गया H, N, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया R सेकेंड, दूसरा प्रतिस्थापी, ठीक है। समान भी हो सकते हैं और असमान के बीच में भी बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है। तो दोनों कौन कौन से, अल्फा कार्बन प्रथम कार्बन के दूरस्थ सिरे पे उपस्थित कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के प्रथम सिरे पे या वामाव्रत पोजीशन पे उपस्थित एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग
जिसकी वजह से एक्चुअली में बॉन्डिंग इनमें नहीं हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। इन दोनों के वजह से यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, लॉस, प्लस लगा देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, लॉस, H2O, और हमारी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, C डबल बॉन्ड O NH, COOH, और ये हो गया NH2, H R फर्स्ट, H ये हो गया R सेकेंड। ये हो गया पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसे हम COHN के रूप में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसे इस रूप में भी O ऊपर ले जाइए, N यहाँ ले जाइए और H यहाँ ले जाइए, इस रूप में भी क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसी में एक लगातार होने वाले पेप्टाइड, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो इस संरचना को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, लेकिन इस पेप्टाइड बॉन्ड में श्रृंखला में 2 अमाइनो एसिड्स जुड़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है डाईपेप्टाइड। तो यह डाईपेप्टाइड से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है इस श्रृंखला में। सिंपल अगर अपन कहें तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की संख्या 2 है, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में उपस्थित एक पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज डाईपेप्टाइड। इसी को आगे बढ़ाते हैं, डबल बॉन्ड O, OH मुक्त हो गया, H2O, और ये हो गया NH, COOH, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया R3, ठीक है, ये वैलेंसीज कंप्लीट। तो ऐसे में यहां पे फिर एक और बॉन्ड जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये दूसरा पेप्टाइड हो गया, और इस संरचना को हम बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड। ट्राई पेप्टाइड, ठीक है, तो यह ट्राई का मतलब 3 नहीं है, ट्राई का मतलब है 3 अमाइनो एसिड्स के बीच में उपस्थित 2 पॉलीपेप्टाइड, सॉरी 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये हो गया। तो इस तरीके से चेन हो गई पेप्टाइड, क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड से डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो इस तरीके से, वैसे तो साइंटिफिक तरीके से तो अगर अपन 2 से ज्यादा किसी चीज की बात करते हैं तो दैट इज बहु, पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 9 तक। तो 10 से ज्यादा जो श्रृंखला होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड के लिए अगर इसी को समझ लेना, यहाँ पे, यहाँ एक हो गया CO, एक हो गया N, तो यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को हटा दूं, ढंग से देखना इस चीज को, एक NH प्रतिस्थापी समूह, और ये हो गया CO। अगर मैं इनको लेके यहाँ N लगा देता हूं R के बाद, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड, R1, Rn, और ये भी संख्या क्या हो गई अब N, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, यह आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, एक चीज और, श्रृंखला के अल्फा कार्बन में एमिनो से शुरू होता है और दूरस्थ छोर पे कार्बोक्सिलिक से नया बॉन्ड बनता है, तो ऐसे में दोनों अमाइनो एसिड्स के जो अमाइनो और दूरस्थ कार्बोक्सिलिक के जो ग्रुप बनते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं एन टर्मिनल। जैसे mRNA को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम में कोडोन्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही प्रोटीन जो है उनकी संरचना की जो व्याख्या है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल की जाती है। जिधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया N छोर, इसको बोलते हैं C छोर। एमिनो की वजह से N छोर और कार्बोक्सिलिक के कारण इसको हम बोलेंगे C छोर। ये संरचना कंप्लीट। अब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। कल हमने काफी सारे 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट से शुरू करें तो इसी जगह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, पहला कौन सा ले लें हम, ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट, C डबल बॉन्ड O, OH, ये हो गया उसका N, H और H,
या हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं, पर यहीं दर्शा लेते हैं नाइट्रोजन को ताकि दिक्कत नहीं आएगी। H और H, इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, अर्थात इसमें एक भी कार्बन जो है वो असमित कार्बन नहीं होता, इसी वजह से इसमें ध्रुवीयता नहीं पाई जाती, ग्लाइसिन। ठीक है, इसका संयोग हम करा रहे हैं दूसरे कार्बन, वो अमाइनो एसिड, इसमें जुड़ा हुआ एक मेथिल ग्रुप। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, एलेनिन। ठीक है, तो इन दोनों का संयोग अगर अपन यहां देखें तो हमको एग्जाम्पल के रूप में क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बॉन्ड लगा दीजिए इस जगह पे, NH2CH, C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, H, और ये हो गया CH3, 1 2। तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, ग्लाइसिन पहले है, एलेनिन बाद में है, तो इन्हें अंतिम अमाइनो एसिड को छोड़कर इससे पहले जितने भी हैं उन्हें INE, ठीक है, INE, या फिर उन्हें किसके द्वारा, IL द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इल या इन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे इसका नाम दे, जैसे हम डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस पॉलीपेप्टाइड का नाम दे तो ये पहले ग्लाइसिन है, तो दैट इज ग्लाइसिल। ग्लाइसिल एलेनिन, दैट इज ग्लाइसिल एलेनिन। उसी प्रकार से यहां श्रृंखला अगर ये बन जाती है सेम, और हमारे पास में क्या आ रहा है, NH2CH, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH, H, COOH, और ये हो गया CH3। उल्टा कर लिया हमने, एलेनिन इधर ले लिया, ग्लाइसिन को इधर लिया है, CH3 इधर ले लिया ना, तो इसकी वजह से अब यहां पे नाम क्या हो जाएगा, एलेनिन ग्लाइसिन। एलेनिल ग्लाइसिन। ठीक है, इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, चेन का नामकरण। इसी तरीके से ट्राइपेप्टाइड की बात करें तो इसी में एक ऐड और कर लेते हैं, ग्लाइसिन प्लस एलिन प्लस सीरीन। ठीक है, सीरीन ऐड कर लेते हैं। सीरीन अगर आपको ध्यान हो तो सीरीन में क्या हो रहा है, NH2CCOOH वैलेंसी, लेकिन यहां जुड़ा हुआ है CH2OH, सीरीन, एक एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो ही हम यहाँ पे सीरीन जोड़ते हैं, ये हो गया एक पेप्टाइड। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एलेनिन ग्लाइसिल। सीन की जगह क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल सीरीन। अर्थात क्या कहा, श्रृंखला के सबसे अंतिम अमाइनो एसिड को छोड़कर बाकी जितने भी है उनमें इन और ईल जो है वो एक तरीके से पश्च लग्न के रूप में ऐड होते हैं।
तो ये कंप्लीट है पेप्टाइड बॉन्ड सामान्य रूप से। नेक्स्ट बॉन्ड हम यहां पे बात करें बिठा देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक्चुअली में ये सिंपल या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की उनमें पाए जाने वाले नहीं हैं, ये सामान्यतः सेकेंडरी और टर्सरी टेट्रा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें पाए जाने वाले बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स जो है वो सामान्यतः कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे कि सिस्टीन, जैसे कि मैथियोनिन, जिन्हें सल्फर युक्त हम कहते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। थायल ग्रुप जो है जिसको हम कल नाम दे रहे थे क्या बोलते हैं, क्या था, हाइड्रोसल्फोनिक जो ग्रुप्स थे, सिस्टाइन या सिस्टीन कर देता हूं, एंड मैथियोनिन। ठीक है, सिस्टाइन एंड मैथियोनिन। सिस्टीन जो है वो एक्चुअली में दो सिस्टाइन मॉलिक्यूल से मिलकर जुड़ा हुआ संरचना है। ठीक है, दीज आर सिस्टाइन। ठीक है, ये दोनों दो मॉलिक्यूल सिस्टाइन के हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हम सल्फर बॉन्ड्स बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तब ये कहलाता है सिस्टीन। ठीक है, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हो गया सिस्टीन। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, उसी तरीके से मैथियोनिन की बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक थायोल ग्रुप जो है वो ऐड है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको हम अंतः आणविक बॉन्ड के रूप में तो हम समझ चुके, इसको अंतराणविक बॉन्ड के रूप में समझें तो इस प्रकार की दो प्राइमरी चेन्स जो कि किससे बनी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई है, ऐसी दो चेनों के पास में आने पर उनके जो दो सल्फाइड जो थायोल ग्रुप्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, और उन दोनों चेन्स के बीच में जो अंतरा आणविक बॉन्ड बनता है दो अणुओं की या दो चेन्स के बीच, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सेम प्रोसेस अगर अपन कहें तो ये दो एग्जाम्पल तो हमारे पास हो ही गए। राइबो न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिएज, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं जैसे इनोलिन,
कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आदि के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं जो हैं वो मिलती हैं। इंसुलिन, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, ये टर्सरी एंड टेट्रा, टेट्रा में तो नहीं, टर्सरी की अगर अपन बात करें, स्ट्रक्चर को बल व मजबूती प्रदान करती है और इन बॉन्डिंग्स की वजह से ही एक तरीके से इनकी जल अपघटन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यस, काफी है इसमें। थर्ड वन अपन यहां पे बात कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार, मिटा देता हूं। थर्ड वन अपन यहां पे करते हैं बात हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक तरीके से किसी भी यौगिक के स्थायित्व और उसकी संरचना को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होते हैं। दूसरा, अगर अपन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है ये, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अगर हो और स्ट्रेंथ में साथ हो तो ये क्या होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा स्थायित्व या मजबूती भी प्रदान करते हैं, जैसे कि डीएनए की स्ट्रक्चर। तो या पॉलीपेप्टाइड्स की भी अगर अपन बात करें और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने में ज्यादातर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा मदद करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर अपन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बात करें तो एक अमाइनो एसिड में उपस्थित अगर अपन कहें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे उपस्थित कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये हल्का सा क्या है, ऋणावेशी टाइप द्वारा क्या हो रहा है, दूसरे अमाइनो एसिड के एमिनो अर्थात आर जो प्रतिस्थापी ग्रुप है के हाइड्रोजन्स के मध्य क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहां पे अगर अपन ले तो ये एक ही जो चेन है मतलब पॉलीपेप्टाइड उनके मध्य, उसके अलावा अन्य के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग। जैसे ऑक्सीजन के अलावा कोई और ज्यादा अधिक ऋणावेशित है जैसे कि नाइट्रोजन, तो उनके साथ भी ये शो करते हैं। तो हमारे आज के इसके अंदर जो सबसे बड़ा है वो तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्ड इसी से शो कर देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन और किसके बीच में, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और कार्बन की भी 4 वैलेंस, एक, ठीक है। दूसरा मैं यहां पे